हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल नर्सिंग विश्वता। आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि ओवीजी से है। इससे पहले हमने जिस वीडियो लेक्चर के बारे में बात किया था वो एंटीपार्टम हेमरेज था। उसमें हमने प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में डिटेल में डिस्कशन करा था। बट इन दिस वीडियो लेक्चर वी हैव टू डिस्कस अबाउट रिगार्डिंग द अब्रेसिव प्लेसेंटा इन डिटेल। हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपको इस वीडियो लेक्चर के थ्रू बहुत ही सारा बेनिफिट मिलने वाला है। इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले आप प्लेसेंटा प्रीविया का लेक्चर ज़रूर देखें। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से जाकर आप इजीली देख सकते हो। ठीक है, तो विदाउट डिले हम अपने इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। अब्रेप्सियो प्लेसेंटा, अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ अ वन फॉर्म ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज where the bleeding occur due to premature separation of normal situated placenta। अब्रेसिव प्लेसेंटा उस कंडीशन को कहते हैं। सबसे पहली बात तो अब्रेसिव प्लेसेंटा जो है वो एंटीपार्टम हेमरेज का एक फॉर्म है, एक टाइप है। इसमें नॉर्मल सिचुएटेड जो प्लेसेंटा है, मतलब जो प्लेसेंटा है वो अपर यूटेराइन सेगमेंट में सिचुएटेड है, लेकिन वो प्रीमैच्योरली सेपरेट हो जाती है अपनी जगह से, तो जिसकी वजह से ब्लीडिंग होता है। तो इस कंडीशन को हम अब्रेसिव प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। हमने क्या कहा कि अब्रेसिव प्लेसेंटा जो है वो एंटीपार्टम हेमरेज का एक फॉर्म है, टाइप है। इस कंडीशन में प्लेसेंटा जो है वो नॉर्मली तो सिचुएटेड होता है, लेकिन किसी कारण की वजह से वो अपनी जगह से सेपरेट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। तो इस कंडीशन को हम अब्रेसिव प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इटियोलॉजी ऑफ अब्रेसिव प्लेसेंटा की, कि अब्रेसिव प्लेसेंटा के क्या कारण होते हैं। सबसे पहली बात तो जो अब्रेसिव प्लेसेंटा के एग्जैक्ट कॉजेज़ है वो नोन है, अज्ञात है, अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन हाँ, कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो कि एसोसिएट करते हैं, अब्रेसिव प्लेसेंटा को कॉज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जिसमें पहला जो रिस्क फैक्टर है वो जनरल फैक्टर, लाइक अगर मदर जो है वो मल्टी ग्रेविड मदर है, मोर देन 5 टाइम अगर उन्होंने बर्थ कर रखा है, तो या कह सकते हैं इसे हाई बर्थ ऑर्डर। हाई बर्थ ऑर्डर का मतलब मदर जो है वो मल्टी ग्रेविड है, तो ये रिस्क फैक्टर हो सकता है कि अब्रेसिव प्लेसेंटा का। नेक्स्ट है एडवांस एज ऑफ मदर। मदर का एज जो है एडवांस है, मोर देन 35 या 35 एज का है, तो वो एक रिस्क फैक्टर हो सकता है अब्रेसिव प्लेसेंटा का। नेक्स्ट है स्मोकिंग। स्मोकिंग करने से वैसे स्पाज्म होगा, वहाँ पर प्रॉपर तरीके से ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो ब्लड वेसल्स जो हैं वो रप्चर होंगे, तो यह भी एक रिस्क हो सकता है अब्रेसिव प्लेसेंटा का। ठीक है, नेक्स्ट जो रिस्क फैक्टर है वो है हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर मदर को हाइपरटेंशन है तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जो कि अब्रेसिव प्लेसेंटा को कॉज कर सकता है। अब हाइपरटेंशन में मदर अगर प्री एक्लेम्सिया से सफ़र कर रही हैं, तो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन से अगर मदर सफ़र कर रही हैं तो, या इसेंशियल हाइपरटेंशन, मतलब अगर मदर जो है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन से सफ़र कर रही हैं, तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जो कि अब्रेसिव प्लेसेंटा को कॉज कर सकता है। हम बात कर लेते हैं कि अगर मदर जो है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर हाइपरटेंशन से सफ़र कर रही हैं, तो ऐसा क्या होगा बॉडी में जिससे कि प्लेसेंटा जो है वो प्रीमैच्योरली सेपरेट हो जाएगी अपने नॉर्मल सिचुएटेड जगह से। तो सबसे पहली बात, अगर मदर जो है वो हाइपरटेंशन से सफ़र कर रही हैं, तो क्या होगा, स्पाज्म ऑफ द वेसल्स इन अ यूट्रोप्लेसेंटल बेड, मतलब जो यूट्रोप्लेसेंटल बेड है वहाँ पर कि जो वेसल्स हैं उसमें स्पाज्म होगा। यूट्रोप्लेसेंटल बेड जो है मतलब मदर के साइड, यूट्रो जो पार्ट है, यूट्रस जो पार्ट है मदर के साइड का, मतलब मदर के साइड के जो प्लेसेंटा का जो पार्ट है, वहाँ के जो ब्लड वेसल्स है उसमें स्पाज्म होगा। अब उसमें स्पाज्म होगा तो वहाँ पर एनोक्सिया एपिथेलियल से, जो वहाँ की एपिथेलियल सेल है वो प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी, जिससे कि वहाँ के जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर होंगे। अब ब्लड वेसल्स रप्चर होगा तो एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड इन डेसिडुआ वेसालिस। एक्स्ट्रावेसेशन का मतलब ही लीकेज ऑफ फ्लूइड आउट ऑफ इट्स कंटेन स्पेस इन अ सराउंडिंग एरिया, स्पेशली ब्लड और ब्लड सेल्स फ्रॉम द वेसल्स। एक्स्ट्रावेसेशन का मतलब ये होता है कि
ब्लड जो है उसका लीकेज होने लगता है, ब्लड वेसल से ब्लड का लीकेज होना ही एक्स्ट्रा वेसेशन कहलाता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा वेसेशन ऑफ ब्लड इन डेसिडुआ वेशेलिस, जो ब्लड लीकेज होगा वो डेसिडुआ वेशेलिस में आकर के कलेक्ट होगा, जिससे कि जो रिट्रोप्लेसेंटल हेमाटोमा, मतलब रिट्रो का मतलब बिहाइंड एंड प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के पीछे ब्लड इकट्ठा होगा, जिससे रिट्रोप्लेसेंटल हेमाटोमा के नाम से जानते हैं। बेसिकली हमने बात क्या किया कि मदर जो है वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन से सफ़र कर रही हैं। जब मदर हाइपरटेंशन से सफ़र कर रही हैं तो वहाँ जो रिट्रोप्लेसेंटल बेड है उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें स्पाज्म होगा और वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होगी, वहाँ की जो एपिथेलियल सेल है वो डैमेज होने लगेगी एंड जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर होंगे। और जब ब्लड वेसल्स रप्चर होंगी तो उसमें से जो ब्लड है वो लीकेज होगा आउटसाइड, मतलब ब्लड जो होगा वो लीकेज होगा आउटसाइड, उसका एक्स्ट्रा वेसेशन होगा इन डेसिडुआ वेशेलिस में, और जिससे कि जो ब्लड है वो रिट्रोप्लेसेंटल हेमाटोमा आकर के वहाँ पे कलेक्ट होगा, बिहाइंड द प्लेसेंटा आकर के कलेक्ट होगा। तो ये रहा मैकेनिज्म कि अगर मदर हाइपरटेंशन से सफ़र कर रही हैं तो इस तरीके से अब्रेसिव प्लेसेंटा हो सकता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट जो रिस्क फैक्टर है वो है ट्रॉमा। मतलब अगर ट्रॉमा की वजह से, मतलब ट्रॉमा की वजह से जो प्लेसेंटा वो सेपरेट हो जाता है तो उसे ट्रॉमेटिक सेपरेशन हो कहते हैं। यूजली लीड टू मार्जिन, अगर ट्रॉमा की वजह से हो रहा है तो यूजली क्या करता है, मार्जिन साइड से जो प्लेसेंटा है वो सेपरेट होने लगता है और स्केप ऑफ द ब्लड आउटसाइड, जो ब्लड होते हैं वो स्केप होते हैं आउटसाइड। नेक्स्ट जो है वो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। अगर प्रेग्नेंट मदर को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है तो यह भी एक रिस्क फैक्टर है जो कि प्लेसेंटा को प्रीमेचुरली सेपरेट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सटेंशन सीफेलिक वर्जन। एक्सटेंशन सीफेलिक वर्जन का मतलब ये होता है, मतलब बेबी जो है वो ब्रीज प्रेजेंटेशन में है, मतलब बेबी का जो प्रेजेंटेशन है वो ब्रीज प्रेजेंटेशन है और बाय द फिजिशियन उन्होंने एक्सटर्नली फील किया, हेड और रंप को एक्सटर्नली उन्होंने फील करते हैं। उसके बाद क्या होता है, बेबी को एक्सटर्नली फील करने के बाद वो एक्सटर्नली प्रेशर को अप्लाई करते हैं और एक्सटर्नली प्रेशर को अप्लाई करके बेबी को सी फैलिक प्रेजेंटेशन में लाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जो बेबी का हेड जो है पेल्विक में आके इंगेज हो जाता है और वो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर हो जाता है। लेकिन जब ये ऐसा कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे चांसेस होता है कि प्लेसेंटा जो है वो प्री मैच्योरली सेपरेट हो जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हो रही है एक्सटर्नली हो रही हैं, क्योंकि बेबी जो है ब्रीज प्रेजेंटेशन में है, बाय द फिजिशियन उसे एक्सटर्नली फील किया जाता है हेड और रंप को, एंड आफ्टर दैट उसको अप्लाई प्रेशर, एक्सटर्नली प्रेशर को अप्लाई करके उसे सी फैलिक प्रेजेंटेशन में लाया जाता है और फिर उसे पेल्विक में एंगेज करा जाता है और मतलब वजाइनल डिलीवरी के लिए। तो इतना करते टाइम मतलब ऐसा चांसेस है, रिस्क हो सकता है कि जो प्लेसेंटा है वो प्रीमेच्योर सेपरेट हो जाए, ठीक है, जिससे कि अब्रेसिव प्लेसेंटा हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो जो रिस्क फैक्टर है निडल पंचर ऑफ एमनियोसेंटेसिस। मतलब अगर एमनियोसेंटेसिस आप कर रहे हैं, पंचर किया आपने एमनियोसेंटेसिस को लेने के लिए, एमनियोटिक फ्लूइड को लेने के लिए, तो यह भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। नेक्स्ट जो है रिस्क फैक्टर वो है शॉर्ट कॉर्ड। अगर कॉर्ड जो है वो शॉर्ट्स है, मतलब कॉर्ड शॉर्ट कब कहेंगे, जब कॉर्ड का जो लेंथ है वो लेस देन 20 सेंटीमीटर से अगर कम है, तो अगर कॉर्ड शॉर्ट रहेगा तो जो फीटस है अंदर बूम में उसका जो मूवमेंट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, जिससे कि प्लेसेंटा जो है वो उसको खिंचाव होगा और प्लेसेंटा जो है प्रीमेच्योरली सेपरेट हो सकती है, ये एक रिस्क है। नेक्स्ट है प्लेसेंटा एनोमली। अगर प्लेसेंटा में किस तरीके की एनोमली है तो भी प्रीमेच्योरली सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट है सीक प्लेसेंटा। मतलब प्लेसेंटा सीक है, मतलब इलनेस है, उसमें कोई दिक्कत है तो हो सकता है रिस्क की भी एक रिस्क हो सकता है। नेक्स्ट जो है फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। अगर फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी है तो भी यह एक रिस्क हो सकता है। नेक्स्ट जो है रिस्क फैक्टर वो है टॉर्जन ऑफ यूटरस। अगर यूटरस टॉर्जन कर दिया, रोटेट हो गया अपने प्रॉपर जो उसका पोजीशन है उससे रोटेट हो गया, उसका टॉर्जन हो गया, तो यह भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है अब्रेसिव प्लेसेंटा कॉज करने का। तो बेसिकली ये रहा रिस्क फैक्टर जो कि अब्रेसिव प्लेसेंटा कॉज कर सकता है। वैसे जो इसकी टियोलॉजी है वो अननोन है,
इसी में से कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जो कॉज कर सकते हैं। और हमने बात किया कि जो हाइपरटेंशन अगर मदर सफ़र कर रही हैं तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जो कि अब्रेसिव प्लेसेंटा को कॉज कर देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये जो एब्रेसिव प्लेसेंटा है उसकी कितनी वैरायटीज़ होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है रिविल्ड, सेकंड है कंसील्ड एंड जो थर्ड है वो मिक्स्ड एब्रेसिव प्लेसेंटा। मतलब ये जो एब्रेसिव प्लेसेंटा है उसकी 3 तरह की वैरायटी होती है। पहली जो वैरायटी है उसको हम रिविल्ड एब्रेसिव प्लेसेंटा कहते हैं, जो दूसरा है उसे हम कंसील्ड एब्रेसिव प्लेसेंटा कहते हैं, और इन दोनों का ही मिक्स एक है उसको हम मिक्स्ड एब्रेसिव प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिविल्ड एब्रेसिव प्लेसेंटा के बारे में। रिविल्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम रिवील कर लेते हैं, पा लेते हैं, देख लेते हैं, मतलब वो चीज़ें हमें दिखाई दे, ठीक है। और रिवील्ड जो चीज़ें हम रिवील कर लेते हैं मतलब वो चीज़ें हिडन नहीं है, रिवील है, हम उसे रिवील कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो रिविल्ड एब्रेसिव प्लेसेंटा में होता क्या है कि जो भी ब्लड है, मतलब अगर जो प्लेसेंटा सेपरेट हुआ है, अब मतलब प्रीमेच्योर जो प्लेसेंटा सेपरेट हुआ है तो जो ब्लड आएगा ना वो रिवील्ड होगा। मतलब जो ब्लड है वो सर्वाइकल कैनाल से वो बाहर एक्सटर्नली आएगा, जिससे कि हम ब्लड को रिवील्ड कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि अगर ब्लड बाहर नहीं आता तो हमें वो नहीं दिखता, तो तब तो कंडीशन कंसल्ट हो जाती। लेकिन रिवील्ड इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जो भी प्लेसेंटा जब सेपरेट होगा प्रीमेच्योरली तो जो ब्लड होगा वो सर्वाइकल कैनाल से एक्सटर्नली हमें विजुअली दिखाई देगा, इसलिए इसे हम रिविल्ड एब्रेसिव प्लेसेंटा कहते हैं। इसकी जो ब्लीडिंग है पर वजाइनल ब्लीडिंग होगी और यही मोस्ट कॉमन टाइप का एब्रेसिव प्लेसेंटा है, ठीक है। जो रिविल्ड है उसके जो ब्लड हैं वो एक्सटर्नली हमें सर्वाइकल कैनाल के थ्रू दिखाई देंगे, बाहर आएंगे एक्सटर्नली, जो कि दिखाई देगा, इसलिए इसे रिविल्ड एब्रेसिव प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है कंसील्ड एब्रेसिव प्लेसेंटा। कंसील्ड का मतलब कोई भी चीज़ छिपा होना, जो दिखाई ना दे, ठीक है, हिडन हो, ठीक है। तो इसे हम अब कंसील्ड एब्रेसिव प्लेसेंटा कहते हैं। अब कंसील्ड क्यों कहते हैं, क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि इसका जो ब्लड होता है वो प्लेसेंटा और डेजिडुआ के बीच में कलेक्ट होता है। मतलब द ब्लड कलेक्ट बिहाइंड द प्लेसेंटा और कलेक्शन इन बिटवीन द मेम्ब्रेनस एंड द डेजिडुआ। मतलब इसके जो ब्लड है वो मेम्ब्रेनस एंड डेजिडुआ के बीच में कलेक्टेड हुआ, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे। और चूंकि ये जो ब्लड है मेम्ब्रेनस और डेजिडुआ के बीच में कलेक्टेड है, तो जब कलेक्टेड है तो बाहर नहीं आएगा, तो विजुअली हमें दिखाई नहीं देगा। मतलब ये जो ब्लड है वो पीछे की साइड में ही कलेक्टेड है, हिडन है, छिपा हुआ है, बाहर नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए इस तरीके के अब प्लेसेंटा सेपरेशन को हम कंसील्ड एब्रेसिव प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट जो टाइप है ना वो है मिक्स्ड एब्रेसिव प्लेसेंटा। मिक्स्ड है मतलब जैसा कि नाम से इसके क्लियर है, मिक्स्ड मतलब रिविल्ड भी है और कंसील्ड भी है, दिखाई भी देगा और नहीं भी दिखाई देगा। तो इसके जो ब्लड होते हैं ना, सम ब्लड जो होते हैं इनसाइड द यूट्रस रहते हैं और कुछ आउटसाइड द यूट्रस रहते हैं। तो जो सम ऑफ द ब्लड जो इनसाइड रहते हैं मतलब वो हिडन तरीके के हैं, कंसील्ड तरीके के हैं। एंड सम ऑफ द ब्लड एक्सपेल्ड थ्रू द वजाइना, वजाइना के थ्रू सम ऑफ द ब्लड जो होते हैं एक्सपेल्ड हो जाते हैं, निकल आते हैं। तो वो ब्लड जो होते हैं वो विजुअली हमें दिखाई देते हैं। तो इसमें एक मिक्स तरीके का है, कंबाइंड, दोनों का कंबाइंड है, रिविल्ड एंड कंसील्ड का, इसलिए इसे मिक्स्ड एब्रेसिव प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। इसमें ब्लड, सम ऑफ द ब्लड दिखाई देगा और सम ऑफ द ब्लड वजाइना के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि हमने वैरायटी के बारे में पढ़ा। 3 तरीके की वैरायटी होती है, पहले को रिविल्ड एब्रेसिव प्लेसेंटा कहते हैं, दूसरे को कंसील्ड एब्रेसिव प्लेसेंटा कहते हैं, और तीसरा जो है वो दोनों का मिक्स है, इसलिए हम इसे मिक्स एब्रेसिव प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। रिविल्ड में ब्लड जो है वो हमें आउटसाइड दिखाई देगा, एक्सटर्नली हमें दिखाई देगा, विजुअली दिखाई देगा, बाहर आएगा तो दिखाई देगा, ठीक है। पर वजाइनल ब्लड बाहर आएगा, दिखाई देगा। दूसरा हमने ये बात किया कि कंसील्ड है, छिपा हुआ है, हिडन है, ब्लड दिखाई नहीं देगा, ब्लड जो है एक्सटर्नली बाहर नहीं आएगा, क्योंकि हम मेम्ब्रेनस और डेजिडुआ के बीच में ब्लड जो है वो इकट्ठा होगा, इसलिए ब्लड बाहर नहीं आएगा और हिडन रहेगा, छुपा हुआ रहेगा, जिसे हम देख नहीं सकते हैं।
तीसरा मिक्स तरीके का है, दोनों का कंबाइंड, सम ऑफ द ब्लड बाहर आएगा और सम ऑफ द ब्लड जो होगा वो कलेक्ट हो सकता है यूट्रस के अंदर ही, ठीक है। तो ये हमने वैरायटी को पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर में पर वजाइनल ब्लीडिंग होगा और यह ब्लीडिंग पेनफुल ब्लीडिंग होगी, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होगी, जो यूट्रस है वो हार्ड और रिजिड होगा, डिफ़िकल्टी टू पाल्पेट द फीटल पार्ट्स, फीटस की जो पार्ट है उसे पाल्पेट करने में डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज द यूट्राइन फंडल हाइट, जो यूट्राइन की फंडल हाइट, यूट्रस की हाइट है ना, फंडल हाइट वो बड़ी हुई रहेगी, इंक्रीज रहेगी। और वन मोर थिंग, कॉबुलर यूट्रस देखने को मिलता है और इस कॉबुलर यूट्रस को हम रेट्रोप्लेसेंटल एपोप्लेक्सी के नाम से भी जानते हैं, इज शीन इन कंसील्ड एब्रेवियो प्लेसेंटा। हम बात कर लेते हैं कि कॉबुलर यूट्रस का मतलब क्या है, ठीक है। कॉबुलर यूट्रस मतलब है जो भी ब्लीडिंग होगी ना वो मायोमेट्रियम, मतलब ब्लीडिंग इनटू द मायोमेट्रियम लीडिंग टू द यूटेराइन एटोनी एंड हैमरेज, मतलब जो ब्लड है उसका जो एक्स्ट्रावेशन हो रहा है वो जो मस्कुलेचर वाला पार्ट है यूट्रस का, जो मतलब यूटेराइन जो यूट्रस का मस्कुलेचर वाला पार्ट है, मतलब मायोमेट्रियम, ब्लीडिंग जो होगी वहाँ पे आके एक्स्ट्रावेशन होगा, ब्लड वहाँ पे आकर के इकट्ठा होता है। और जब ब्लड वहाँ पर आके इकट्ठा होगा तो ब्लड जो भी यूट्रस की एटोनिसिटी है वो कम हो जाएगी, यूट्रस एटोनिक हो जाएगा। और जब यूट्रस एटोनिक हो जाती है उसमें किस तरीके का टोन नहीं रहता है तो हैमरेज मतलब ब्लीडिंग देखने को मिलता है। तो कॉबुलर यूट्रस का मतलब यही है और यह बेसिकली कंसील्ड एब्रेवियो प्लेसेंटा में देखने को मिलता है और इसे यूट्रोप्लेसेंटल एपोप्लेक्सी के नाम से जानते हैं। और इसमें ब्लीडिंग जो होती है मायोमेट्रियम में होती है, जिससे कि यूट्राइन की जो एटोनी है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, एटोनिसिटी उसकी ख़त्म हो जाती है और हैमरेज कॉज कर देता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर अकॉर्डिंग टू टाइप्स के बारे में, और हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू अलग अलग पैरामीटर के हिसाब से हम बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर अकॉर्डिंग टू टाइप, कि अकॉर्डिंग टू टाइप्स क्या फीचर्स हैं इसके, ठीक है। तो हमने इसके टाइप्स के बारे में तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि इसके 3 तरीके की वैरायटियाँ होती हैं, रिबिल्ड, कंसील्ड एंड मिक्स तरीके की। तो वही आज हम इस अकॉर्डिंग टू अलग अलग पैरामीटर के हिसाब से हम बात करेंगे कंसील्ड में और रिबिल्ड में किस तरीके के क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं, पेन है, कैरेक्टर ऑफ ब्लीडिंग है, शॉक है, फीचर ऑफ प्रीएक्लेम्सिया एंड यूरिन आउटपुट एंड फंडल हाइट एंड फीटल पार्ट एंड एफएचएस के हिसाब से कुछ ये सब पैरामीटर है। उसके हिसाब से हम किस टाइप में किस तरीके के सिम्टम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेन, पैरामीटर 4 स्टेप पेन। तो कंसील्ड की अगर हम बात करते हैं तो कंसील्ड के बारे में हमने पढ़ा कि जो भी ब्लीडिंग होगी कंसील्ड होगी, छिपा हुआ रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो पेन होता है ना वो कंटिन्यूअस पेन होता है एब्डोमेन में कंटिन्यूअस पेन, क्योंकि ब्लड है रेट्रोप्लेसेंटल कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे जब ब्लड कलेक्ट होगा तो मतलब जो पेन होगा वो कंटिन्यूअस होता रहेगा। लेकिन वही हम बात करें अगर रिबिल्ड की तो लो एब्डोमेन पेन होगा फॉलो बाय द वजाइनल ब्लीडिंग, एब्डोमेन के साथ वजाइनल ब्लीडिंग भी होगी, क्योंकि रिबिल्ड है, जो भी वजाइनल ब्लीडिंग होगी वो दिखाई देगी, तो वजाइनल ब्लीडिंग भी होती है और एब्डोमेन में पेन लो एब्डोमेन पेन रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टर ऑफ ब्लीडिंग की क्या कैरेक्टर रहेगी। तो जो कंसील्ड है उसमें जो ब्लड है वो बाहर तो आ नहीं रहा है कि पीछे प्लेसेंटा रेट्रोप्लेसेंटल कलेक्ट हो रहा है, तो डार्क रेड कलर का होगा, ठीक है ना। और ये ब्लीडिंग स्लाइट टू मॉडरेट हो सकता है। लेकिन वही हम कैरेक्टर ऑफ ब्लीडिंग इन रिबिल्ड में बात करें तो वहाँ पे जो ब्लीडिंग होती है वो कंटिन्यू डार्क एंड स्लाइट ब्लीडिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम शॉक की बात करें कि जो कंसील्ड वाला रहेगा उसमें शॉक प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि जो ब्लड है वो इनसाइड द यूट्रस से कलेक्ट हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा है, तो शॉक देखने को मिल सकता है, शॉक प्रेजेंट रहेगा। लेकिन रिबिल्ड की बात करें तो इसमें शॉक प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि जब भी पेशेंट को ब्लीडिंग वगैरह होती है या कोई भी सिम्टम्स रिबिल्ड वाले में अगर पता चलता है तो उसको हम ट्रीट करेंगे, तो इतना प्रॉब्लम इतना शॉक की कंडीशन तक तो नहीं जाएगा, इसलिए इसमें शॉक अब्सेंट रहता है, शॉक नहीं प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है फीचर ऑफ प्री एक्लेम्सिया। तो इसमें जो कंसील्ड वाला है तो चूँकि इसमें जो भी ब्लीडिंग वगैरह हिडन है तो
फीचर ऑफ द प्री एक्लेम्सिया हो सकता है, क्योंकि जो भी अगर कोई फीचर नहीं दिखता है तो हम जल्दी को किस तरीके की डायग्नोसिस वगैरह नहीं करते हैं। तो इसमें फीचर्स में प्री एक्लेम्सिया जो है वो कंसल्ट वाले में प्रेजेंट रहेगा, रिवेल्ड वाले में नहीं प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि हमें जैसे ही पता चलेगा तो उसे हम ट्रीट कर देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट इसमें डिक्रीज रहता है, डिक्रीज द यूरिन आउटपुट, ठीक है। कंसल्ट वाले में यूरिन आउटपुट कम रहता है, वहीं रिवेल्ड वाले की बात करें तो नॉर्मल रहता है, ठीक है। फंडल हाइट की बात करें तो कंसल्ट वाले में ब्लड जो है वो इनसाइड द यूट्रस कलेक्ट हो रहा है, तो जो फंडल हाइट है वो बड़ी रहेगी, लार्ज होगा एंड ग्लोबुलर शेप का रहेगा। वहीं अगर रीबिल्ड में बात करें तो नॉर्मल शेप का रहेगा। एंड नेक्स्ट हम बात करें कि फीटल्स पार्ट की, तो फीटल्स पार्ट जो होगा वो कंसल्ट वाले में डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट, मतलब हम उसको फाइंड आउट करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन वहीं अगर रिवील्ड वाले की बात करें ना तो कैन बी हम आइडेंटिफाई, इसे हम जल्दी ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फीटल के पार्ट्स को जल्द ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड एफएसएच की बात करें तो डिफ़िकल्टी टू यूजुअली लेट रहता है, एंड अगर दूसरी बात करें तो यूजुअली प्रेजेंट रहता है लेकिन इरेगुलर रहता है, ठीक है। तो ये रहा एफएसएच के बारे में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रेड ऑफ अब्रप्सिव प्लेसेंटा। अब्रप्सिव प्लेसेंटा के 4 ग्रेड होते हैं। पहला होता है ग्रेड 0, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड एंड ग्रेड थर्ड, ठीक है। टोटल 4 ग्रेड होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस ग्रेड में, जैसा इसका अब्रप्सिव प्लेसेंटा का ग्रेड है, तो किस में किस तरीके के सिम्टम्स दिखाई देंगे, उसी के आधार पर इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या 0 ग्रेड के हम इसे रखे हैं, ठीक है। तो फर्स्टली हम बात करते हैं 0 ग्रेड की। वो 0 ग्रेड में क्या होता है, क्लिनिकल फीचर अब्सेंट, जो भी क्लिनिकल फीचर हैं, जो भी सिम्टम्स हैं वो अब्सेंट होंगे, इसलिए इसे हम 0 ग्रेड कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर ग्रेड फर्स्ट की, तो इसमें क्या होता है ना, इसमें कम से कम 40% जो अमन होती हैं उससे अफेक्टेड होती हैं, मतलब ग्रेड फर्स्ट से 40% जो वुमेन होती हैं वो अफेक्टेड होती हैं, और इसमें स्लाइटली वजाइनल ब्लीडिंग होती है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो प्लेसेंटा होता है ना वो 10 से 20% प्लेसेंटा जो होता है सेपरेट होता है। जब प्लेसेंटा 10 से 20% सेपरेट हो जाएगा तो उसमें वजाइनल ब्लीडिंग तो होएगी, तो इसमें स्लाइटली वजाइनल ब्लीडिंग होती है, और 40% वुमेन जो होती हैं इससे सफ़र कर रही होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रेड सेकंड, जो कि 45% जो वुमेन होती हैं वो अफेक्टेड होती हैं, सफ़र कर रही होती हैं, और इसमें माइल्ड टू मॉडरेट वजाइनल ब्लीडिंग होती है, ठीक है। मतलब और इसमें यूटरन जो टेंडरनेस है ना वो प्रेजेंट होता है, और इसमें प्लेसेंटा जो है 50% प्लेसेंटा सेपरेट हो चुका रहता है, इसलिए माइल्ड टू मॉडरेट वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलता है, और यूट्रस जो है वो टेंडर होता है, टेंडरनेस प्रेजेंट होता है। थर्ड टाइप में जो है उसमें जो वुमेन होती हैं वो कम से कम 15% सफ़र कर रही होती हैं, अफेक्टेड होती हैं, और इसमें जो ब्लीडिंग होती है वो मॉडरेट टू सीवियर हो रही है एंड में कंसल्ट, और 70% प्लेसेंटा जो होता है इसमें सेपरेट होता है। हमने 4 तरीके के ग्रेड के बारे में पढ़ा, 0 ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड एंड थर्ड ग्रेड। 0 ग्रेड में किसी तरीके की कोई क्लिनिकल फीचर नहीं। सेकंड जो है वो फर्स्ट ग्रेड में क्या होगा, 40% जो मदर हैं वो सफ़र कर रही होंगी इस प्रॉब्लम से, और स्लाइटली इसमें वजाइनल ब्लीडिंग होती है क्योंकि प्लेसेंटा 10 से 20% सेपरेट हो चुका रहता है। नेक्स्ट जो है वो ग्रेड सेकंड है, 45% फीमेल जो होती हैं अफेक्टेड होती हैं, और माइल्ड टू मॉडरेट, मतलब ये जैसे जैसे ग्रेड है ना वैसे वैसे वजाइनल ब्लीडिंग जो है वो बढ़ती जा रही है। तो सेकंड ग्रेड में वजाइनल ब्लीडिंग जो है वो माइल्ड टू मॉडरेट होगा ब्लीडिंग, यूटेराइन टेंडरनेस प्रेजेंट रहेगी, और प्लेसेंटा 50% सेपरेट हो गए रहते हैं। एंड ग्रेड थर्ड में वजाइनल ब्लीडिंग मॉडरेट टू सीवियर होगा, कंसल्ट तरीके का रहेगा, और 70% इसमें प्लेसेंटा जो होते हैं वो सेपरेट हो गए रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायग्नोसिस ऑफ अब्रप्सिव प्लेसेंटा की, उसमें क्या इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे। तो हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं जिसमें हमें रिस्क फैक्टर का पता चलता है, उसकी क्या कारण है उसके बारे में पता चलता है। फिज़िकल एग्जामिनेशन हम करेंगे, ठीक है। फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे तो वहाँ पे हमें जो भी हमने सिम्टम्स में पढ़ रखे हैं कि वहाँ पे ऊपर वजाइनल ब्लीडिंग होगा, हार्ड एंड रिजिड यूट्रस दिखाई देगा, और फीटल के जो पार्ट है वो
पालपेट करते टाइम प्रॉब्लम्स होंगी एंड जो फंडल हाइट होगा वो इंक्रीज़ होगा, कोवुलर यूट्रस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें फाइंड आउट होगा। एंड इसके अलावा हम यूएसजी करेंगे, जैसे मोस्ट कॉमन एंड रिलायबल डायग्नोसिस मानते हैं। इसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि पेशेंट जो है वो अब्रेसिव प्लेसेंटा से सफ़र कर रहा है। एंड इसके अलावा ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें एसपी लेवल, हीमोग्लोबिन का लेवल, हीमोक्रिट का लेवल एंड एबीयू ग्रुपिंग भी हम करेंगे। और सीरम फाइब्रिनोजन का लेवल भी चेक करेंगे, और इसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो 200 से 400 mg/dl होता है। अगर सीरम फाइब्रिनोजन का लेवल अगर 50 mg/dl से ज़्यादा कम होता है, 50 से कम होता है, तो इसे कंसिडर करते हैं कि डेंजर ब्लीडिंग, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ब्लीडिंग हुई है, ठीक है। एंड अगर इसका अमाउंट 700 mg/dl से ज़्यादा होता है तो वहाँ पे क्लॉटिंग के केस देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम क्लॉटिंग टाइम चेक करेंगे। इसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो 2 से 8 मिनट होता है। तो इस कुछ बेसिक से डायग्नोसिस के साथ हम पता कर लेते हैं कि पेशेंट जो है वो अब्रेसिव प्लेसेंटा से सफ़र कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम मैनेजमेंट की बात करें कि अब्रेसिव प्लेसेंटा को हम कैसे मैनेज करेंगे। तो इट डिपेंड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एंड द मैटरनल एंड द फीटल वेलबींग। जो मैनेजमेंट है वो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी जो है वो कितने वीक की है, ठीक है, और मैटरनल और फीटल की क्या कंडीशन है, उसकी क्या वेलबींग है, उस पर डिपेंड करता है मैनेजमेंट ऑफ अब्रेसिव प्लेसेंटा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसे 2 ग्रेड में डिवाइड कर लेते हैं। जैसा कि हमने ग्रेड पढ़ रखा है, 0 ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड। 0 ग्रेड में किसी तरीके का कोई मैनेजमेंट नहीं है, क्योंकि उसमें किसी तरीके की कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देती हैं। फर्स्ट ग्रेड से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड की। कंडीशन जो है वो फर्स्ट ग्रेड में है और प्रेगनेंसी लेस देन 37 वीक की है, या कह सकते हैं ग्रेड फर्स्ट है और प्रेगनेंसी जो है वो मोर देन 37 वीक की है। जो नेक्स्ट है वो ग्रेड सेकंड एंड थर्ड है, मतलब इसमें प्रेगनेंसी ग्रेड सेकंड या थर्ड ये प्रेगनेंसी लेस देन 37 वीक की है या मोर देन 37 वीक की है। तो इसको कैसे हम मैनेज करेंगे, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ग्रेड की बात करेंगे, और उसमें जो प्रेगनेंसी है वो लेस देन 37 वीक की है। तो उसमें हम किस तरीके से और क्या मैनेजमेंट करेंगे उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ग्रेड फर्स्ट है और प्रेगनेंसी जो है वो लेस दैन 37 वीक की है, तो इसमें क्या होगा, उसमें वजाइनल ब्लीडिंग जो होगी वो स्लाइटली होगी, कम होगा। वजाइनल ब्लीडिंग कम है, ट्रेस है, ठीक है, तो उसके हिसाब से ही मैनेज करना है। और मैटरनल और फीटल की वेलबींग जो है नॉर्मल है। कहने का मतलब प्रेगनेंसी लेस देन 37 वीक की है, वजाइनल ब्लीडिंग स्लाइटली हो रही है, ट्रेस हो रही है, और मैटरनल और फीटल दोनों ही वेल बीइंग है, ठीक है। तो वहाँ पे जो एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट करते हैं, चूँकि ब्लीडिंग जो स्लाइटली हो रही है तो उसको मैनेज कर देंगे। फीटल और मैटरनल की जो वेल बीइंग है वो ठीक है, वेल बीइंग है, तो उस टाइम पे हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, कंटिन्यू द प्रेगनेंसी। अब कंटिन्यू करेंगे तो कुछ प्रिवेंशन भी करेंगे। तो हम मदर को कहते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करो, ठीक है, रेस्ट प्रोवाइड करते हैं। और रेस्ट के प्रोवाइड करते टाइम मतलब हम उसको कहते हैं कि आप टेंडरनल बर्ड पोजीशन में लो। अब टेंडरनल बर्ड क्या पोजीशन होता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, ठीक है। कंटिन्यू मॉनिटर द वजाइनल पैड एंड अमाउंट ऑफ ब्लड। चूँकि यहाँ पे स्लाइटली ब्लीडिंग हो रही है, मैटरनल और फीटल की कंडीशन वेल बीइंग है, तो वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, तो वहाँ पे कंटिन्यू हम पैड को मॉनिटर करेंगे कि कितने पैड को मदर ने यूज़ किया है, वुमन ने यूज़ करा है, इस चीज़ को मॉनिटर करेंगे। और साथ ही पता उससे चलेगा कि कितना अमाउंट में ब्लड लॉस हुआ है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ थिंग्स इसमें हम रेस्ट प्रोवाइड करते हैं, टेंडरनल बर्ड पोजीशन लेने के लिए कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज़ हम ये कर सकते हैं कि हम FHR मतलब फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करेंगे। फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करेंगे तो फीटर की वेल बीइंग का पता चलेगा कि फीटस कैसा है, ठीक है ना। और मदर को हम अवॉइड करेंगे कि आप जो है हार्ड वर्क ना करिए, ठीक है। जो हैवी वेट लिफ्टिंग होती है उसके लिए उसे अवॉइड करने के लिए कहेंगे, ठीक है। तो हमने अब तक क्या पढ़ा कि हमने मैनेजमेंट में ये पढ़ा कि प्रेगनेंसी जो है वो लेस देन 37 वीक की है और वजाइनल ब्लीडिंग स्लाइटली या ट्रेस अमाउंट में हो रही है। फीटल एंड मैटरनल की जो वेल बीइंग है
तो उस टाइम पे हम पेशेंट को रेस्ट कहेंगे करने के लिए, टेंडर पोजीशन देंगे और वजाइनल पैड देंगे, जिससे हमें ब्लीडिंग कितनी अमाउंट में हो रही है उसका पता चलेगा। और हम पेशेंट के मतलब एफएचआर को मॉनिटर करते रहेंगे फीटस, जिससे कि फीटस की वेलबींग पता चलेगी। और वन मोर थिंग, मदर को एडवाइस करेंगे कि आप हार्ड वर्क ना करें और हैवी लिफ्टिंग से बचें, ठीक है ना। नेक्स्ट थिंग हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी जो है वो मोर देन 37 वीक का है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे तो जो डेफिनेटिव मैनेजमेंट होगा वो वजाइनल ब्लीडिंग होगी, सॉरी यहाँ पे जो वजाइनल। नेक्स्ट हम बात करेंगे, प्रेगनेंसी जो है वो मोर देन 37 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी है, मतलब प्रेगनेंसी 37 वीक से ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है, या 37 वीक की है या 37 वीक की ज़्यादा हो चुकी है। तो वहाँ पे जो डेफिनेटिव मैनेजमेंट होगा वो वजाइनल डिलीवरी होगी, ठीक है। तो वजाइनल डिलीवरी कैसे होगी, सबसे पहले हम आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करेंगे और साथ में ऑक्सीटोसिन देंगे, ठीक है। उसके बाद प्रेगनेंसी जो है अगर लेबर इंड्यूस है, ठीक है, इंड्यूस हो जाता है तो वजाइनल डिलीवरी कर देंगे। लेकिन अगर लेबर इंड्यूस नहीं होता है तो वहाँ पे हम सीजेरियन सेक्शन करेंगे, ठीक है ना। हमने क्या कहा कि प्रेगनेंसी मोर देन 37 वीक की है, डेफिनेटली मैनेजमेंट वजाइनल डिलीवरी ही होगी और आर्टिफिशियल रप्चर मेम्ब्रेन करेंगे और प्लस ऑक्सीटोसिन देंगे। लेबर अगर इंड्यूस होता है तो वजाइनल डिलीवरी कर देंगे, नहीं हुआ तो सिजेरियन सेक्शन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रेड सेकंड, ठीक है, जिसमें कि ग्रेड सेकंड भी आता है और ग्रेड थर्ड आता है, उसके मैनेजमेंट दोनों के सेम होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी दो कंडीशन है कि अगर प्रेगनेंसी लेस देन 37 वीक की है, प्रेगनेंसी 37 वीक की है या 37 वीक से ज़्यादा की है, तो उसमें हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो अगर ग्रेड सेकंड या थर्ड है तो उसमें और प्रेगनेंसी लेस देन 37 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी है, तो उस टाइम पे अगर मॉडरेट टू सीवियर वजाइनल ब्लीडिंग होगा, तो मतलब ग्रेड सेकंड है और थर्ड है तो उसमें मॉडरेट टू सीवियर वजाइनल ब्लीडिंग होगी ही। मैटरनल और फीटस की जो कंडीशन वेलबिंग तो होगी नहीं, क्योंकि ब्लीडिंग जो है वो सीवियर हो रही है, तो मैटरनल एंड फीटल जो है स्ट्रेस में होंगे। तो उस टाइम में हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है। टर्मिनेशन कैसे करेंगे, सीजेरियन सेक्शन कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम ग्रेड सेकंड और थर्ड की लेस देन 37 वीक की जो प्रेगनेंसी है उसको मैनेजमेंट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर जो प्रेगनेंसी है वो मोर देन 37 वीक की है, 37 वीक का है, तो उस टाइम पे जो मैनेजमेंट या जो भी डेफिनेटिव मैनेजमेंट होगा उस टाइम पे हम सीजेरियन सेक्शन ही करते हैं, ठीक है ना। तो हमने अब तक मैनेजमेंट में क्या बात किया कि अगर फर्स्ट ग्रेड का है और प्रेगनेंसी लेस देन 37 वीक की है तो उसमें वजाइनल ब्लीडिंग जो होगी ट्रेस या स्लाइट अमाउंट में होगा। मैटरनल और फीटस की कंडीशन वेल बीइंग है तो एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करेंगे और रेस्ट प्रोवाइड करेंगे और वहाँ पे वजाइनल मॉनिटर करेंगे, वजाइनल पैड को मॉनिटर करेंगे कि कितने अमाउंट में ब्लड लॉस हुआ है। फीटस के एफएचआर को मॉनिटर करते रहेंगे और मदर को हैवी हार्ड वर्क या हैवी लिफ्टिंग करने के लिए अवॉइड करेंगे। और फिर हमने बात किया था कि अगर प्रेगनेंसी मोर देन 37 वीक की है तो डेफिनेटली मैनेजमेंट में वजाना डिलीवरी करेंगे, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन करेंगे विथ ऑक्सीटोसिन, और अगर लेबर इंड्यूस होता है तो वजाइनल डिलीवरी कर देंगे, अगर नहीं होता है तो फिर सीजेरियन सेक्शन करेंगे। सेकंड हमने पढ़ा था कि सेकंड ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड की क्या मैनेजमेंट करेंगे अगर प्रेगनेंसी लेस देन 37 वीक की है तो वहाँ और मॉडरेट टू सीवियर वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है और मैटरनल फीटस की कंडीशन स्ट्रेस में जा रहा है तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना है बाय द सीजेरियन सेक्शन। तो और नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि सेकंड ग्रेड में ही कि अगर प्रेगनेंसी मोर देन 37 वीक की है तो डेफिनेटली मैनेजमेंट सीजेरियन सेक्शन होगा। ओवरऑल हमने मतलब ये सेकंड ग्रेड में पढ़ रखा है कि अगर प्रेगनेंसी लेस देन 37 वीक की हो या मोर देन 37 वीक की है सीजेरियन सेक्शन ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ अपरेप्सियो प्लेसेंटा की क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैटरनल कॉम्प्लिकेशन की कि क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा मैटरनल में, मदर में। सबसे पहले हैमरेज होगा, मतलब अगर प्लेसेंटा प्रीमेच्योर सेपरेट होती है तो वहाँ पे ब्लीडिंग होगी, कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा हैमरेज होगा, बहुत ज़्यादा ब्लड की लॉस होगी, तो बहुत ज़्यादा बॉडी से फ्लूइड लॉस होता है तो वहाँ पे शॉक की कंडीशन देखने को मिलता है।
और ब्लड कोगुलेशन डिसऑर्डर, ठीक है, ब्लड लॉस हो रहा है, क्लॉटिंग फैक्टर प्रॉपर तरीके से नहीं बनेंगे, ब्लड कोगुलेशन डिसऑर्डर होगा। ओलिगोयूरिया एंड एन्यूरिया, पेशेंट जब भी शॉक में जाता है तो ओलिगोयूरिया होता है। एंड कॉम्प्लिकेशन में ये भी देखने को मिलेगा कि पोस्टपार्टम हैमरेज हो सकता है, मतलब पोस्टपार्टम हैमरेज के भी पीपीएच की कंडीशन भी हो सकती है। एंड वन मोर थिंग, परप्यूरल सेप्सिस भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फीटल कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है। प्री मैच्योरिटी, फीटस प्री मैच्योर होगा क्योंकि प्लेसेंटा जो है प्री मैच्योर सेपरेट होगा, तो प्रॉपर तरीके से उसको जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह है, ब्लड की सप्लाई है, कुछ भी नहीं मिलेगा, प्री मैच्योर बेबी रहेगा। एनोक्सिया, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी होगी अगर ब्लड की सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। एंड फीटल डेथ। तो ये रहे ओवरऑल कॉम्प्लिकेशन ऑफ अब्रेप्सियो प्लेसेंटा। तो ये रहा ओवरऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द अब्रेप्सियो प्लेसेंटा, जिसमें हमने डिटेल में डिस्कशन करा कि अब्रेप्सियो प्लेसेंटा क्या होता है। जब प्लेसेंटा प्रीमेच्योर सेपरेट हो जाए अपने नॉर्मल सिचुएटेड प्लेसमेंट से, तो उसे अब्रेप्सियो प्लेसेंटा कहते हैं। उसके क्या रिस्क फैक्टर, क्या उसके कॉजेज हैं, उसके क्लिनिकल फीचर, उसके पैरामीटर्स एंड उसके ग्रेड वेराइटीज़, ईच एंड एवरीथिंग हमने इस वीडियो लेक्चर में पढ़ा। तो आई होप इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपने नॉलेज को गेन किया हो। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को अपने फ्रेंड सर्कल में जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो लेक्चर के थ्रू उनको बेनिफिट मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप अचीविंग।